बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सोहन बहुत ही मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था, जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सुमन, मैं खेतों पर जा रहा हूं, तो तुम मेरा खाना बांध दो। मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना। समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। अजी, सुनते हो? खेतों पे नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ा आया है। उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। क्या हो गया भाग्यवान? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है भला? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, वो भी सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा। जा रहा हूं नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है। कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी, उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूं। अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है। उसे भी आज ही जोत दूंगा, ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। ठीक है बाय। मैं भी चलता हूं। कुछ काम मैं भी कर लूं। कितनी कड़ी धूप है। इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। मनोहर आराम से सो जाता है। मनोहर को सोते सोते दोपहर हो जाती हैं और तभी उसकी बीवी मनोहर के लिए खाना लेकर आ जाती हैं और उसे सोता देख आग बबूला हो जाती हैं। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसके आलसीपन से तो मैं परेशान हो गई हूं। सुन रहे हो? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मेरा पति सोते सोते काफी थक गया होगा और उसे भूख लग गई होगी, तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी ही थोड़ा आराम करने बैठा था तो आंख लग गई। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो, अब खाना खा लो। दूसरी तरफ मुरली भी काम करते करते थक जाता है और बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूं, फिर दोबारा से काम करूंगा। मुरली खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और मुरली भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है।
बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूं और तेज गर्मी भी है। इसी कारण मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साधु बाबा, मैं अभी खाना खाने ही जा रहा था। ज्यादा कुछ तो मेरे खाने में नहीं है, बस रोटी सब्जी है। आप खा लीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुरली को साधु से बात करते मनोहर की पत्नी देख लेती है। ये मुरली भाई के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी मुरली के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए बाबा, खाना खा लीजिए। बेटा तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। मनोहर की पत्नी बड़ी ही तेज दिमाग की थी। मुरली को अपना खाना साधु को देते देख वो भी तुरंत बोली, बाबा, मैं तो अभी पकाकर गरम गरम खाना लाई हूं। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस दाल चावल है, वो भी आप खा लीजिए। दोनों अपना अपना खाना साधु बाबा को खिला देते हैं। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुरली और मनोहर को देते हैं। बेटा ये लो। महाराज, ये किस चीज के बीज है? क्या ये किसी फसल के बीज है? बेटा ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। और ध्यान रखना बेटा, इन बीजों को तुम बहुत प्यार और मेहनत के साथ उगाना। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। आलसी मनोहर को मेहनत वाली बात अच्छी नहीं लगती और वो बाबा से बोलता है, मगर साधु बाबा, अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को लगाएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर भी घर लौट रहे थे। तभी मुरली मनोहर से बोलता है, मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूं। मगर मुरली, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। यह खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। देख रहे हो ना भैया, ये आदमी इतना आलसी कि कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो परेशान हो गई हूं। आप ही इन्हें समझाओ, मैं घर जा रही हूं। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। और तुम भी अच्छे से मेहनत करना। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मुरली घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना और कुछ समय के लिए अपना आलसीपन भी त्याग कर कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ भाग्यवान, ठीक है। ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है, वो बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? आपको बोला था ना कि कुछ दिन के लिए अपना आलस त्याग दो। साधु महाराज ने जो जादुई बीज दिया है, उसे आज ही खेतों में बो दीजिए। जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। मुरली और मनोहर दोनों अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुमन, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था, उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कि मुरली भाई अपने खेतों में कितना काम करते हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर रोज खेत में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर मनोहर ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मुरली के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोती ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुरली बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अजी, ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेचाना। दोनों पति पत्नी फूल गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं
और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब मुरली की पत्नी फूल गोभियों की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई गोभी आ जाती है। मुरली जी देखिए ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए। ये तो सचमुच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ सुषमा, ये तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए। अजी हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभियों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब मनोहर अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वह फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी मनोहर की नजर मुरली के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभियों की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख मनोहर मुरली के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सिंचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुरली की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। मुरली ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर मनोहर को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। नारायणपुर नाम के छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी, सुमित्रा। उसके 2 बेटे थे, मनोहर और रवि। दोनों ही शहर में काम करते थे। सुमित्रा की 2 बहुएं भी थीं, बड़ी बहू सोनाली और छोटी बहू आरती। एक दिन सुमित्रा आंगन में बैठी चूल्हा जला रही थी। सोनाली पास में बैठी आटा गूंद रही थी। अरे सुनीता, जरा जल्दी जल्दी कर, तेरे हाथ में तो मिठास है। तेरे हाथ की रोटी का तो स्वाद ही कुछ और है। अम्मा, आप भी बस यूं ही मेरी तारीफ करती है। तभी आरती गांव के तालाब से पानी भरकर आती हैं। अरे महारानी आ गई, कहाँ घूम रही थी अब तक? अम्मा, मैं तो तालाब से पानी लाने गई थी। आज पानी कुछ गंदा था, पर मैं ले आई। रख दे, और हाँ, चूल्हे के पास मत आना, कहीं सारी सब्जी खराब ना हो जाए। जी अम्मा। आरती चुपचाप मटका रखकर अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। घर के कोने में आरती चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना चूड़ी का डिब्बा था। काश अम्मा मुझसे भी वैसे ही बात करती हैं, जैसे सोनाली दीदी से करती हैं। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, बस इतना है कि मैंने अपने मन से शादी कर ली। क्या यही मेरी सजा है? शाम का समय। सुमित्रा और सुनीता आंगन में साथ बैठकर चाय पी रही थी। आरती रसोई में बैठी बर्तन धो रही थी। सोनाली,
तेरे मायके से कोई चिट्ठी आई क्या? हाँ अम्मा, भैया ने लिखा है कि अगले हफ्ते सावन में सबको घर आना है। अरे वाह, तो चल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बड़े लोग हैं, हमारा खूब आदर सत्कार करेंगे। तभी आरती बाहर आती है और हल्के स्वर में बोलती है, अम्मा, सावन में मैं भी अपने मायके जाना चाहती थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तेरे मायके जाने का वक्त बाद में भी आएगा, पहले घर का काम देख। तेरे भैया भाभी तो वैसे ही गरीब हैं, क्या करेंगे तेरे लिए? कोई फायदा नहीं तेरे वहां जाने का। आरती चुप हो जाती है। रात का समय। आरती अपनी खाट पर लेटी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। माँ सही कहती थी, अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलते। शायद मुझे चुप रहकर ही ये सब सहना होगा, मगर कब तक? सुबह का समय। आंगन में गाय बंधी थी। बड़ी बहू सोनाली दूध दूहकर रसोई में रख रही थी। अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और दूध का बर्तन गिर जाता है और दूध फैल जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अम्मा को पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। क्यों ना ये इल्जाम आरती पर लगा दूं? वैसे भी अम्मा को उस पर भरोसा नहीं, वो मेरी बात झट से मान लेगी। सोनाली आंगन में आती है। आरती वहीं कपड़े धो रही थी। अरे आरती, आज मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा उस कमरे में रखी टोकरियां तो ले आ। अच्छा दीदी, अभी लाती हूँ। आरती अनजान सी होकर रसोई की तरफ चल देती है। जैसे ही आरती रसोई में दाखिल होती है, सोनाली दौड़कर कमरे में जाती है और अम्मा को बुलाती है। अम्मा अम्मा जल्दी चलो, देखो आरती ने क्या कर दिया। दोनों तेजी से रसोई में पहुंचते हैं। आरती टोकरियां उठाए खड़ी थी और दूध जमीन पर फैला हुआ था। ये देख बुढ़िया गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या है आरती, इतना सारा दूध गिरा दिया? अरे कलंकनी, कभी कुछ अच्छा भी करेगी तो? नहीं अम्मा, मैं तो अभी अभी आई हूँ, ये दूध पहले से गिरा हुआ था। अरे ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा। ये बर्तन को टक्कर मार गई और अब बातें बना रही है। नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, ये दूध मैंने नहीं गिराया। बस ज्यादा जुबान मत चला। तूने गलती की है और अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। आज घर का सारा काम तू ही करेगी और हाँ, आज जंगल से लकड़ी भी तू ही लाएगी। जी, मैं कर लूंगी। वो चुपचाप रसोई से निकल जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर बेबसी थी। वो आंगन में आकर कपड़े धोने लगती है। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका बोझ भी मुझे ही उठाना होगा। ये दुनिया कभी सच का साथ क्यों नहीं देती? इस प्रकार सुबह से आरती बिना रुके काम कर रही थी। घर बहारना, पानी भरना, जानवरों को चारा डालना, सब कुछ उसके हिस्से में आ गया था। बर्तन मांजने के बाद वो रसोई में जाती है। एक झोले में कुछ रोटियां और थोड़ी सब्जी रखती है। जंगल तक का रास्ता लंबा है, वापस आने में देर हो जाएगी, यही रास्ते में खा लूंगी। वो चुपचाप हाथ में झोला और कंधे पर कुल्हाड़ी डालकर लकड़ी लेने निकल पड़ती है। आरती के जाते ही आंगन में सुमित्रा और सोनाली साथ बैठ जाती हैं। दोनों धीमे स्वर में बातें कर रही थी। अम्मा एक बात कहूँ, अगर ये आरती ऐसे ही जिंदा रही तो हमेशा हमें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। तू कहना क्या चाहती है सोनाली? देखो अम्मा, अभी ये अकेली जंगल गई है, वहाँ रास्ता सुनसान है। भगवान करे इसके साथ कोई हादसा हो जाए और ये जिंदा घर लौटे ही ना। सही कह रही है तू सोनाली, अगर ये मर जाएगी तो मैं शंकर की दूसरी शादी कर दूंगी, किसी अच्छे घर में, और वो भी अच्छे दहेज के साथ। हाँ अम्मा, आज ही मौका है। जंगल के पास जो गहरी खाई है ना, अगर वहाँ धक्का लग जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोनाली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समय आने दे, सब हमारे मन मुताबिक होगा। वहीं दूसरी ओर आरती खेतों के रास्ते से जंगल की तरफ जा रही थी। सूरज सिर पर था। काश अम्मा और दीदी मुझे समझ पाती। मैं तो बस इस घर की बहू ही नहीं,
उनकी बेटी बनना चाहती हूँ। पर उसे पता नहीं था कि पीछे से उसकी मौत की साजिश रची जा चुकी है। दोपहर का समय, आरती जंगल के भीतर पहुंच चुकी थी। वो कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काट रही थी। कई घंटे बीत गए थे। आरती ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लिया था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे और पीठ में दर्द हो रहा था। इसके बाद आरती गट्ठर को एक पेड़ के नीचे रखती है, फिर झोला खोलकर 2 रोटियां और सब्जी निकालती है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत दी है। अपना घर होते हुए भी अपनेपन से दूर हूँ। वो पहला टुकड़ा तोड़कर खाने ही वाली होती है कि झाड़ियों से एक छोटा सफेद खरगोश बाहर आता है। उसकी आंखों में मासूमियत दिख रही थी। अरे, तू भी भूखा है क्या? आरती अपने हाथ से थोड़ा रोटी का टुकड़ा तोड़कर खरगोश की तरफ डाल देती है। खरगोश जल्दी जल्दी कुतरने लगता है। खा ले, शायद तेरे लिए यही सबसे अच्छा दिन हो। रोटी खाने के बाद खरगोश उछलता कूदता जंगल की झाड़ियों में गायब हो जाता है। उसी समय पगडंडी से एक बूढ़ा आदमी आता है। सिर पर एक पुराना टोकरा रखा था जिसमें कुछ कपड़े रखे थे। बूढ़ा आदमी आरती को इस प्रकार बैठा देखकर रुकता है। बेटी, तू इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही है? काका जी, मैं बस कुछ लकड़ी लेने आई हूँ। पर ये तेरे हाथों में छाले और आंखों के आंसू, ये बता तू किस मुसीबत में है? आरती उसकी ओर देखती है। उसके होंठ कांपते हैं, जैसे वो पहली बार किसी अजनबी से अपना दर्द कहने वाली हो। बाबा, मेरा नाम आरती है। मैं नारायणपुर गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी सास और जेठानी मुझे अपनाते नहीं। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसके लिए मुझे रोज अपमान सहना पड़ता है। आरती टूटे टूटे शब्दों में अपनी पूरी कहानी बता देती है। बेटी, ये दुनिया कभी कभी अच्छे लोगों को ही ज्यादा कसौटी पर परखती है, पर तू चिंता मत कर, तेरा भी समय जरूर आएगा। अनीता बूढ़े की थकी आंखें और दुबला पतला शरीर देखती है। बाबा, अब भूखे लग रहे हैं। मेरे पास थोड़ी रोटियां हैं, आप खा लो। नहीं बेटी, तू खुद के लिए लाई है, तू ही खा ले। बाबा, मैं कई रोटी खा चुकी हूँ और शायद ही आपके लिए ही बच गई थी। कृपया आप इन्हें खा लीजिए। फिर काफी मान मनोवल के बाद बूढ़ा रोटी और थोड़ी सब्जी खा लेता है। रोटी खाने के बाद गंभीर स्वर में बोलता है, बेटी याद रखना, अगर कभी भी कोई मुसीबत आए तो अपने बुजुर्गों और पूर्वजों को याद करना। हमारे पूर्वज बुरे समय में हमारा साथ देते हैं, बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारना। बाबा, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, ये वही सच्चाई है बेटी, जो सच्चे मन और विश्वास से जुड़ी हो। धन्यवाद बाबा, आपने जो कहा मैं याद रखूंगी। जाओ बेटी, भगवान तेरा भला करे। आरती जंगल के रास्ते से गांव की ओर चल देती है। बूढ़ा वहीं खड़ा उसे जाता देखता है। उसकी आंखों में कुछ रहस्य छुपा था। शाम का समय, दिन भर की थकान के बावजूद आरती ने पूरे घर के लिए खाना तैयार किया। रोटियों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। अम्मा, खाना तैयार है, सब आकर खा लीजिए। इसके बाद दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आरती भी बचा हुआ खाना खाती है और सारा काम निपटाकर सोने चली जाती है। रात का गहरा सन्नाटा, तीनों आराम से सो रही थीं। तभी अचानक घर की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगती हैं और कहीं से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। माँ जी, ये कैसी आवाज है? लगता है ये आवाज आंगन के उस कोने वाले कमरे से आ रही है। हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। माँ जी, आरती को भेजो देखने के लिए, शायद कोई जानवर घुस आया हो। उधर आरती भी अपने कमरे से निकलकर आंगन में आती है। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। आरती, जा उस कमरे के पास, देखा आखिर हो क्या रहा है वहाँ। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तो जा अपने मायके चली जा और तभी आना जब डर खत्म हो जाए। आखिर में आरती मजबूर होकर धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। वो उस कमरे के पास पहुंचती है। दरवाजा आधा खुला था। हवा के झोंके से उसकी छर छर की आवाज आ रही थी।
वो अंदर झांकती है, मगर वहाँ कुछ नहीं होता। माँ, वहाँ कोई नहीं है, शायद हवा से दरवाजा हिल रहा था। इतना बोलकर वो सोने चली जाती हैं। आज तो बच गई, पर कल देखती हूँ। बुढ़िया और सोनाली एक दूसरे को हल्की नजर से देखती हैं, जैसे कोई और योजना उनके मन में हो। सुबह का समय, आंगन में धूप फैल रही थी। आरती कुएं से पानी लाकर कपड़े धो रही थी। दिन नया था, लेकिन आरती की दिनचर्या वही, बिना रुके काम करना, वो भी बिना किसी शिकायत के। इतने में गांव की काकी, सफेद बालों वाली और दयालु स्वभाव की वहां आती है। अरे सुमित्रा, तेरे यहाँ का अचार बड़ा मशहूर है, जरा सा मुझे भी दे, मैं भी तो चख कर देखूं। हाँ कलावती, तू बैठ, मैं अभी अंदर से लाती हूँ। सुमित्रा अंदर जाती है, तभी काकी अनीता के पास आकर धीरे से बोलती है। बेटी, तू कैसे ये सब सह लेती है? तेरी सास और बड़ी बहू ने तो तेरा जीना हराम कर रखा है। आखिर क्यों सह रही है तू ये सब? काकी, किससे कहूँ? पति हैं, वो 6 महीने में चक्कर लगाते हैं। मेरे माता पिता तो वो काफी गरीब हैं। अगर मैं ये सब कह दूंगी तो उनका दिल टूट जाएगा और वो चिंता में मर जाएंगे। पर बेटी, चुप रहना भी हमेशा अच्छा नहीं होता। दुनिया में कोई तो होना चाहिए जो तेरा पक्ष ले। मेरे लिए बस भगवान है काकी, और कोई नहीं है मेरा। इतने में सुमित्रा अचार लेकर बाहर आती है। काकी बात खत्म कर पीछे हट जाती है। ले कलावती, ये ले जा, और हाँ, और भी चाहिए होगा तो जरूर आना। ठीक है, मैं चलती हूँ। रुक, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मुझे भी उधर कुछ काम है। सुमित्रा भी बुढ़िया के साथ गांव की ओर निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद सुमित्रा एक टोकरा लेकर घर आती हैं। सोनाली बाहर ही इंतजार कर रही थी। अम्मा, ये क्या है आपके हाथ में? अंदर चल, सब बताती हूँ। सोनाली, पहले बता, आरती कहाँ है? वो तो बाजार सब्जी लेने गई है, लेकिन आप बताओ तो कि उस टोकरी में क्या है? सुमित्रा टोकरी का ढक्कन जैसे ही हटाती हैं, सोनाली के होश उड़ जाते हैं। अम्मा, सांप? आप ये क्यों लेकर आई हैं? इतना शोर क्यों कर रही है? सोनाली, तू भी ना भूल गई क्या हमारा मकसद? अच्छा, मैं सब समझ गई अम्मा, लेकिन ये काम होगा कैसे? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, आज रात ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। रात का समय था। पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया था। आंगन में दिया टिमटिमा रहा था। आरती अपने कमरे में खाट पर लेटी थी। दिन भर की थकान से शरीर टूट रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। पता नहीं कब ये जीवन बदलेगा। भगवान, बस इतनी शक्ति देना कि मैं गलत ना बनूं। उधर रसोई के कोने में सुमित्रा और सोनाली धीमे स्वर में बातें कर रही थीं। टोकरा उनके बीच रखा था। भीतर एक जहरीला काला सांप कुंडली मारे पड़ा था। अम्मा, कहीं ये सांप हम पर ही न चढ़ाए। चुप कर, डरपोक मत बन। आज अगर ये काम हो गया तो हमेशा की मुसीबत खत्म। पर अम्मा, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रात गहरी है और घर पर हम दोनों के सिवा है ही कौन? आरती का कमरा सबसे अलग है, बस टोकरा खोलकर अंदर रख देंगे। तू यहीं खड़ी रह, मैं अंदर रखती हूँ। दोनों दबे पांव आरती के कमरे की ओर बढ़ती हैं। सुमित्रा आरती के मौत की साजिश रच रही थी, लेकिन उसकी ये साजिश उस पर ही भारी पड़ेगी, ये उसे भी नहीं मालूम था। अचानक सुमित्रा का पैर फिसलता है और वो मुंह के बल गिर जाती हैं। उसके हाथ का टोकरा भी नीचे गिर जाता है और सांप बाहर निकल जाता है। अरे रे रे! सांप अचानक उछलता है और सीधा सुमित्रा की तरफ मुड़ जाता है। अम्मा, सांप! सांप तेजी से सुमित्रा के पैर की ओर लपकता है और डस लेता है। सुमित्रा जमीन पर गिर पड़ती है। सोनाली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? सोनाली एक पल भी नहीं रुकती और चीखती हुई घर से बाहर भाग जाती है।
मैं कुछ नहीं जानती। आरती अपने कमरे से चीख सुनकर बाहर दौड़ती है। अम्मा, अम्मा ये क्या हो गया? वो देखती है कि सुमित्रा जमीन पर पड़ी तड़प रही है, पैर नीला पड़ने लगा है। आरती, मुझे बचा ले। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो एक पल भी नहीं रुकती। अम्मा घबराइए मत, मैं कुछ करती हूँ। उसी पल उसे जंगल में मिले बूढ़े बाबा की बात याद आती है। आरती आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़ लेती है। हे भगवान, हे मेरे पूर्वजों, अगर मैं सच्ची हूँ तो मेरी अम्मा की जान बचा लो। तभी आंगन में अचानक हल्की सी रोशनी फैलती है। हवा तेज चलने लगती है। सामने वही जंगल वाला बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में वही पुराना टोकरा और जड़ी बूटियां थीं। बाबा, आप यहाँ? डरो मत बेटी, समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जहां सच्चाई पुकारती है वहां मुझे आना ही पड़ता है। बूढ़ा आदमी सुमित्रा के पास बैठता है और जड़ी बूटियां घाव पर लगाता है और मंत्र बुदबुदाने लगता है। कुछ ही देर में सुमित्रा की सांसें सामान्य होने लगती हैं। वो उठकर बैठती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। वो आरती से कमजोर स्वर में बोलती है। आरती, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए और आज तूने ही मुझे नई जिंदगी दी। मैं जिसे सोना समझती थी वो तो कोयला निकली और मुझे तड़पता हुआ छोड़कर भाग गई, और जिसे मैं कोयला समझती थी वो तो हीरा निकली। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी आंखों पर लालच और घमंड की पट्टी बंधी थी। अम्मा, मैं तो बस आपकी बेटी बनना चाहती थी और बेटियों से माफी नहीं मांगी जाती। देखा बेटी, सच्चाई और करुणा कभी हारती नहीं। सुबह होते होते गांव में खबर फैल जाती है। सोनाली डर के मारे वापस नहीं आती। कुछ दिन बाद दोनों भाई भी गांव पहुंचते हैं। सुमित्रा सबके सामने सच स्वीकार कर लेती है। मेरी आंखों पर लालच और घमंड की पट्टी बंधी थी। आरती ने मेरी जान बचाकर मुझे इंसान बना दिया। आंगन में धूप फैल जाती है, जैसे अंधेरे के बाद सचमुच उजाला आ गया हो। कहानी का संदेश: जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वही उसमें गिरते हैं, और जो सच्चे दिल से सहनशील रहते हैं, भगवान खुद उनकी रक्षा करते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रामपुर में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। झोपड़ पट्टी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरी, उसकी पत्नी राधा और 8 साल की बेटी मुनिया रहते थे। अरे राधा, इस बार की बारिश तो कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली। देखो ना, फिर से छत टपकने लगी है। अब खाट भीग गई तो हम कहाँ सोएंगे? हाँ जी, मुनिया भी बार बार खांस रही है। एक ओर छत से पानी टपक रहा है, दूसरी ओर खिड़कियां टूटी हैं। हवा सीधी अंदर आ रही है। कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं सुबह मालिक के बंगले पर जाकर मदद मांगूंगा। अगर वो कुछ उधार दे दे तो छत की मरम्मत करवा लूंगा। अगले दिन सुबह हरी अपने मालिक के बंगले पर पहुंचता है। मालिक बरामदे में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और नौकर को डांट रहा था। मालिक को दूसरे नौकर को डरता देख हरी सोच में पड़ जाता है। मालिक अभी बहुत गुस्से में है। अभी पैसे मांगू या नहीं? कहीं ये मुझ पर भी गुस्सा ना हो जाए। और तभी क्या चाहिए हरी? मालिक, पिछले 3 दिन से झोपड़ी में पानी भर रहा है। मुनिया को बुखार भी चढ़ गया है। छत और खिड़कियां टूट चुकी हैं। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं मरम्मत करवा लूंगा और धीरे धीरे मेहनत से चुका दूंगा। उधार? तूने क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है? पहले ही ज्यादा एहसान कर दिए तुझ पर। और सुन,
अब तू काम पे मत आना। तुम जैसे लोग बरसात के कीड़े हैं, जितने कम हो उतना अच्छा। हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। मालिक, कम से कम नौकरी तो मत छीनिए। हरी की पुकारें बारिश की आवाज में डूब जाती हैं। हरी पूरा दिन बारिश में इधर उधर भटकता है, लोगों से काम के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। शाम तक वह वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि अंदर तक पानी भर चुका है। गुड़िया तेज बुखार में कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे? गुड़िया की हालत तो देखो, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, राधा मुनिया को बुखार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और मेरी कोई मदद भी की। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। जी, आप अपनी बहन सुमित्रा दीदी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? वो आपकी बहन है, आपकी जरूर मदद करेगी। फिर पैसे आने पर हम लोग उन्हें लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो राधा। मैं अभी सुमित्रा दीदी के घर जाता हूं और कुछ पैसे उधार लेकर मुनिया के लिए दवा लेकर आता हूं। तब तक तुम मुनिया का ख्याल रखना। हरी की एक बहन थी, सुमित्रा, जो उसी गांव में रहती थी और बहुत अमीर थी। बारिश में भीगते हुए, कांपते बदन और सूजी हुई आंखों के साथ हरी अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंचा। सुमित्रा दीदी, ओ सुमित्रा दीदी। सुमित्रा, जरा दरवाजा खोलो, देखो जरा कौन है। हरी, तुम इतनी बारिश में यहाँ? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? दीदी, दरअसल मेरी मुनिया की तबीयत बहुत खराब है। तुम कुछ पैसे मुझे उधार में दे दो, काम मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। हाँ हरी, तू रुक, मैं तेरे जीजा जी से बात करती हूँ। सुमित्रा अंदर अपने पति के पास जाती हैं। इतनी बारिश में कौन आया है सुमित्रा? दरअसल हरी आया है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तो उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उसे दे देते तो वो मुनिया के लिए दवा ले आता। तुम्हारा भाई तो हर 4 दिन के बाद कुछ मांगने आ जाता है, उसे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इतना गिर गया है कि अब अपनी बेटी का बहाना बना रहा। ये क्या बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन ऐसी बात तो मत बोलिए। बाहर खड़ा हरी उन दोनों की बात सुन लेता है और बिना बहन से मिले चुपचाप वहां से निकल जाता है। हरी दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? घर में खाने को अनाज नहीं, रहने को ढंग का घर नहीं, बेटी बीमार और एक रिश्तेदार भी मुसीबत में साथ नहीं देते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने राधा से कहा था कि मैं दवा लेकर आऊंगा, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? सब बातें हरी अपने आप से कर रहा था। तभी मंदिर में एक साधु बाबा हरी की सारी बात को सुन रहे थे। वह हरी के पास आए और बोले, बेटा, अपनी आंसू पूछो, मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया हूं। जब मुसीबत आता है तो कोई साथ नहीं देता है, चिंता मत करो। तुम इस मंदिर में आए हो तो खाली हाथ लौटकर नहीं जाओगे। ये 2 सोने के सिक्के रख लो, अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और कुछ पैसे व्यापार में लगा देना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ अब अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे बीवी इंतजार कर रहे हैं। वह 2 सोने के सिक्कों को लेकर हरी बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी की दवा लेकर घर को लौटता है और सारी कहानी अपनी पत्नी राधा को बताता है। वो साधु बाबा तो जैसे हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है
तब कोई अजनबी इस तरह मदद करे ये चमत्कार ही तो है। सच कहा तुमने। खैर, अब इन सोने के सिक्कों से सबसे पहले घर की मरम्मत कराते हैं, फिर कोई व्यापार शुरू करूंगा। अब बस मेहनत करनी है। उस रात दोनों पति पत्नी चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह बारिश भी थम जाती है। हरि ने पहले अपने जर्जर घर की मरम्मत करवाई। राधा, मैं सोच रहा हूं कि व्यापार करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी सी जमीन ले लूं और उसी में बहुत मेहनत करके फसल उगाऊं। तुम क्या बोल कहती हो? ये तो आपने अच्छा सोचा है। गांव में एक जमीन हो जाएगी तो बुरे समय में वो हमारा सहारा बनेगा। ठीक है, मैं अभी गांव के साहूकार से जमीन खरीद लेता हूं। लेकिन राधा, ये साधु वाली बात तुम कभी किसी को नहीं बताना। हरि गांव के साहूकार से थोड़ा जमीन खरीद लेता है और उसमें खेती करना शुरू करता है। हरि बहुत ही मेहनती इंसान था और उसकी मेहनत कुछ ही दिनों में दिखने लगती है और उसके खेत में फसल लहलहाने लगते हैं। अब हरि को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हरि की तरक्की गांव के लोगों को चुभने लगती है। कल तक ये हरि सबसे पैसे मांगता फिरता था। पता नहीं कौन सी लॉटरी लगी कि इसकी किस्मत ही बदल गई। जब ये बात सुमित्रा के पति को पता चलती है। देखा, बोला था ना तुम्हारा भाई सिर्फ झूठ की गरीबी दिखाता था। आज देखो, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं। वह भी सभी के आंसू की कीमत चुकता है और कहते हैं न कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिरकार उसकी किस्मत बदली कैसे, और इसके लिए मुझे सुमित्रा को उसके घर चलने के लिए मनाना होगा। सुमित्रा, चलो हरि की बेटी मुनिया से मिलकर आते हैं। उसने बताया था ना कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? जब उसकी बेटी की तबीयत खराब थी तब तो तुमने उसे शर्मिंदा करके भगा दिया, और अब उसके अच्छे दिन आ गए तो उससे मिलने जाओगे। मुझे तो उससे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं। तुम ही जाओ। लगता है ये तो नहीं मानेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। सुमित्रा के पति मोहन को किसी भी तरह ये पता लगाना था कि आखिरकार हरि की किस्मत बदली कैसे। इसलिए वो सुबह होते ही हरि के मालिक राजाराम के घर जाता है। अरे मोहन, तुम आज इधर कैसे? बस आपका हालचाल लेने आ गया सेठ। वैसे मुझे आपसे ये जानना था कि आखिर आपने हरि को कितने पैसे दे दिए कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। आखिर उसने ऐसा कौन सा आपका काम कर दिया? अरे मोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो हरि को कोई पैसे नहीं दिए और उसे कब का काम से भी निकाल दिया है। वैसे ऐसा क्या कर लिया हरि ने? इसका मतलब कि सेठ जी, आपको कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता मोहन? मुझे बताओ। सेठ जी, हरि के दिन बिल्कुल बदल गए हैं। उसने अपना घर पक्का का बनवा लिया, एक बड़ी जमीन लेकर उस पर अच्छी खासी फसल उगा रहा है और शहर के व्यापारियों को फसल बेच रहा। गांव का हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो मोहन? क्या सच में आपको कुछ नहीं पता? मुझे तो लगा कि शायद आपने उसकी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम चिंता मत करो मोहन, मैं पता लगवाता हूं कि आखिर हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। हरि का एक मित्र जो सेठ के घर ही काम करता था, उसने हरि के जीजा और सेठ की सारी बात सुन ली और जाकर हरि को सारी बात बता दी। हरि मेहनती के साथ साथ बहुत चतुर भी था। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बना ली। दूसरे दिन वह अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंच गया। सुमित्रा दीदी। अरे हरि, मेरे भाई, तुम यहाँ? क्या दीदी, तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आती क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बस तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे दीदी, तुम वो क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हो? सुमित्रा का पति दूसरे कमरे से उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और हरि उससे सुनाते हुए बोलता है। वो सब छोड़ो दीदी, तुम्हें मैं ये बताने आया हूं कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। हाँ भाई, मैंने सुना कि अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, और मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे भाई को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा।
दीदी तुम ये नहीं पूछोगी कि आखिर मेरी किस्मत बदली कैसे? चलो मैं ही बता देता हूं दीदी। दरअसल मेरे हाथ सोने के सिक्कों से भरे 2 मटके लगे हैं। ये तू क्या बोल रहा है हरी? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। दरअसल दीदी, जब मैं उस बरसात की रात तुम्हारे घर से बड़ा हताश होकर जा रहा था, तो मुझे खेत में 2 सोने के सिक्के गिरे हुए दिखे। और जब मैं सिक्कों को उठाने के लिए नीचे झुका, तो मुझे मिट्टी में कुछ और दिखा। फिर जब मैंने थोड़ा मिट्टी खोदा, तो मुझे सिक्कों से भरे 2 मटके दिखे। मैं मटकों को निकालने ही वाला था कि उस जमीन का मालिक वहां आ गया और मैंने जल्दी से मटकों को फिर से मिट्टी में छुपा दिया और 2 सिक्कों को लेकर घर चला गया और पहले उन सिक्कों को बेचकर मुनिया की दवाइयां लाई और अपना घर पक्का का बनवाया। और उन मटकों का क्या हरी, जो उस खेत में थे? क्या तुमसे पहले वो मटके किसी को नहीं दिखे? दीदी दरअसल वो एक बंजर जमीन थी, इसलिए उसका मालिक वहां कोई खेती नहीं करता था। और 3-4 दिन की बारिश में मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई थी, इसलिए मुझे दिख गई। और दीदी, इसलिए मैंने साहूकार से उसी खेत को खरीद लिया और अब मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है, मैं उसमें से सिक्के निकाल लेता हूं। तो हरी, तू पूरा मटका ही निकाल ले, उससे वहां क्यों छोड़ रखा है भाई? अरे दीदी, घर पर रखूंगा तो सभी को पता चल जाएगा ना, और खेत में वो सिक्के बिल्कुल सुरक्षित हैं। हरी ये सारी मंगठित बातें अपने जीजा को सुनाने के लिए बोल रहा था। ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूं। और हाँ दीदी, तुम ये सारी बातें किसी को नहीं बताना। तुम मेरी अपनी हो, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें बता दी मैंने। हाँ हरी, तू बेफिक्र होकर जा, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। हरी वहां से निकल जाता है और हरी के निकलते ही मोहन सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ को सारी बातें बताता है। मोहन, क्या तुम ये सारी बातें सच बोल रहे हो? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। सेठ जी, मैंने ये सारी बातें खुद सुनी हैं, जब हरी मेरी पत्नी सुमित्रा को ये सब बता रहा था। तो फिर चलो हरी की खेत पर चलकर खुदवाई करवा कर देखते हैं। सेठ जी, आप भी ना। भला आप कैसे हरी की खेत को खुदवा सकते हो अगर हरी ने पंचायत में शिकायत कर दी तो? तो फिर क्या करे मोहन? सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप आज ही हरी की खेत खरीद लीजिए, फिर खेत खुदवा सकते हैं और खेत के साथ साथ सिक्कों से भरे दोनों मटके भी आपके हो जाएंगे। लेकिन क्या हरी वो खेत मुझे बेचने के लिए मानेगा? हाँ सेठ जी, बस आप उसे कुछ पैसों की लालच देना, वो जरूर राजी हो जाएगा। सेठ और मोहन दोनों हरी के खेत पर पहुंच जाते हैं। अरे सेठ जी, आप यहां और मोहन जीजा आप भी, क्या बात है? अरे मोहन, दरअसल मैं और सेठ जी उस बरसात की रात तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे ना, तो हमें उस बात का पछतावा है और इसलिए हम तुम्हारी कुछ मदद के लिए यहां आए हैं। लेकिन अब मेरे हालात बिल्कुल बदल चुके हैं सेठ जी, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मुझे कोई मदद नहीं चाहिए और आप दोनों उस दिन की बात भूल जाइए। नहीं हरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारी ये जमीन खरीदना चाहता हूं। सेठ जी, भला आप ये क्या बोल रहे? आप ये जमीन ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? अरे हरी, मैं ये तुम्हारी खेत कोई मुफ्त में थोड़े ना ले रहा हूं, मैं इसके बदले तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ये खेत नहीं बेचना चाहता। अच्छा हरी, चल 2 लाख लेकर अब खेत मेरे नाम कर दे और ऐश की जिंदगी जी। लेकिन सेठ जी, भला आप इस छोटी सी जमीन के बदले मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे? अरे हरी, अभी तो सेठ जी ने बताया ना कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी जमीन खरीद रहे। ठीक है, जब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो आप ये खेत ले लीजिए, मैं कोई और जमीन खरीद लूंगा। सेठ उसी वक्त हरी को पूरे 2 लाख रुपए दे देता है और हरी की खेत ले लेता है। हरी सेठ से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। सेठ और मोहन हरी के जाते ही खेत को खोदने में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक दोनों मिलकर पूरा खेत खोद डालते हैं, लेकिन कोई मटका नहीं मिलता है और सेठ पूरे गुस्से में मोहन से बोलता है। मोहन, यहां तो कोई मटका नहीं है। सेठ जी,
हरी ने तो बोला था कि वो मटके अब भी इसी खेत में हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मटके हैं कहाँ। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम दोनों जीजा साला ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी, आप गलत समझ रहे, मैंने कुछ नहीं किया है। मोहन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कल सुबह तक तुम मुझे मेरे पूरे 2 लाख नहीं लौटा देते तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सेठ जी, भला मैं इतने रुपए कहां से लाऊंगा? सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कल सुबह तक तुम अपना घर खाली कर देना, नहीं तो मैं कितना खतरनाक इंसान हूं ये तो तुम जानते ही होगे। लेकिन सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। बड़े दुखी मन से मोहन अपने घर आता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सुमित्रा, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत? मोहन सुमित्रा को सारी बात बताता है। मुझे तो पता ही था कि तुम्हारी लालच हमें ये दिन तो दिखाएगी ही, लेकिन ये बताओ कि कल से हम कहाँ रहेंगे? सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैंने अपनों के साथ ही बुरा करना चाहा और खुद मुसीबत में फंस गया। सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। मैं जानता हूं कि सेठ बहुत ही खतरनाक इंसान है। अगर हम घर खाली नहीं करेंगे तो वो हमें जान से भी मरवा सकता है। तुम परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। सुमित्रा और मोहन उसी रात हरी के घर के लिए निकलते हैं और तभी जोर की बारिश होने लगती है। हरी, ओ भाई हरी। अरे सुमित्रा दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ, अंदर आओ दीदी। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तू ही हमें बचा सकता है। मोहन भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और हरी से माफी मांगता है। हरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन दीदी, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? सुमित्रा हरी को सेठ और मोहन की सारी बातें बताती है। मेरी बात तो सुनिए। भाई, सुबह तक अगर हम सेठ के पैसे नहीं लौटते तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। दीदी, तुम घबराओ मत, मैं कल सुबह ही सेठ को सारे पैसे लौटा दूंगा। भाई, यही होती है, जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक बरसात की रात तू हमारे दरवाजे पर आया था, लेकिन हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, और एक बरसात की रात हम तेरे दरवाजे पर मदद के लिए आए और तू बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। यही फर्क होता है एक गरीब और अमीर में। अगली सुबह हरी और मोहन पैसे लेकर सेठ के घर पहुंचते हैं और उसके सारे पैसे उसे वापस कर देते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे 2 लाख रुपए, और अब मोहन जीजा जी को छोड़ दीजिए। लेकिन हरी, तू क्यों पैसे लौटा रहा? मोहन तो तेरे साथ कितना गलत करना चाहता था और तू उसकी मदद कर रहा। सेठ जी, मोहन जीजा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। सच में हरी, तू एक मेहनती ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान भी है, इसीलिए मैं तेरी जमीन तुझे वापस करता हूं। जा आज से वो खेत फिर से तुम्हारी। क्या आप सच बोल रहे सेठ जी? हाँ हरी, और जब कभी भी कोई जरूरत हो मेरे पास आ जाना। हरी और मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाते और तभी जोर की बारिश होने लगती है। मोहन जीजा जी, एक वो बरसात की रात थी जिस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, और एक आज की बरसात है जिसे देख मैं बहुत खुश हूं। हाँ हरी, ये सब बस समय का फर्क है। जब दिन अच्छे नहीं होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब दिन अच्छे होते हैं सब कुछ अच्छा लगता है।